नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एक फैमिली मेंबर किस तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट के साथ डील कर सकते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में जो मेनिया या जो डिप्रेशन के एपिसोड्स आते हैं, इनके साथ कैसे फैमिली मेंबर्स कोप करें। तो कुछ ऐसे कोपिंग एरियाज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा और कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा जो कि ध्यान में रखने ज़रूरी हैं, जिससे कि मेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड्स को डील किया जा सकता है। साथ ही कि ऐसे में आप मेनिया और डिप्रेशन के पेशेंट को, मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को कैसे सपोर्ट करें, किन बातों का ध्यान रख के उनको अपनी कंडीशन संभालने में मदद करें। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अपने फैमिली मेंबर की, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, उनकी लिमिट्स को एक्सेप्ट करें। आपके फैमिली मेंबर जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो अपने मूड्स को कंट्रोल शायद नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस डिप्रेशन से 1-2 दिन में चाहें तो बाहर आ जाएंगे, या मेनिक एपिसोड के टाइम पर अगर वो चाहें तो अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल में रख पाएंगे। ना ही डिप्रेशन और ना ही मेनिया सेल्फ कंट्रोल के थ्रू ओवरकम किया जा सकता है। ना ही इसमें विल पावर काम आती है, ना ही इसमें लॉजिक और रीजनिंग काम आते हैं, क्योंकि ये ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं और ऐसे में ब्रेन के अंदर आने वाले चेंजेस को पेशेंट को एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है। दिमाग में उठ रही उथल पुथल का असर पेशेंट के मूड, थॉट्स और बिहेवियर्स पर पड़ता ही है। इसलिए पेशेंट को कहना कि ऐसे अजीबो तरह से बिहेव मत करो, लॉजिकली बिहेव करो, तुम चाहो तो बाहर आ सकते हो, अच्छी साइड देखो, पॉजिटिव सोचो, दूसरों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तुम्हारी लाइफ में ऐसी क्या बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तुम चाहो तो बाहर आ सकते हो, इस तरह की स्टेटमेंट्स बोलने से बचें। ये सब बोलने से कुछ हेल्प नहीं होगी पेशेंट की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपनी भी लिमिट्स को एक्सेप्ट करना है। कई पेरेंट्स या कई फैमिली मेंबर्स सोचते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर से हम अपने फैमिली मेंबर को बाहर निकाल देंगे, उनका रेस्क्यू कर देंगे। पर सच बात तो ये है कि ना ही आप इनका रेस्क्यू कर सकते हैं, ना ही इनको बचा सकते हैं, और ना ही इनको फोर्सफुली बाहर ला सकते हैं या उनको ज़बरदस्ती करके किसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनकी लाइफ को ज़बरदस्ती चेंज करके उनके बाइपोलर को दूर कर सकते हैं। कई बार कुछ फैमिली मेंबर्स कोशिश करते हैं कि इसकी शादी कर देंगे, इसको बिजनेस खोल के दे देंगे, या इसको किसी भी तरह से बस जॉब करा देंगे, इसका किसी जगह सिफारिश से जॉब लगा देंगे, कुछ भी ऐसा करके ऐसा कुछ कर दें जिससे कि ये बाइपोलर से बाहर आ जाए। पर यहाँ बहुत बड़ी चूक हो जाती है। आप सपोर्ट तो दे सकते हैं, पर रिकवरी करना, बाइपोलर से बाहर आना, या ये कहें कि बाइपोलर को मैनेज करना, ये सिर्फ उस पर्सन के ही बस में है जिसको कि ये बीमारी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तनाव को कम करें। तनाव किसी भी तरह का बाइपोलर डिसऑर्डर को और भी ज़्यादा वर्स बना सकता है। तो ऐसे कोई तरीके ढूंढें जिससे कि आप पेशेंट के लाइफ में स्ट्रेस को कम कर सकें। आप खुद उनके लिए मदद ऑफर करें अपनी, और किसी तरह से उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करने की कोशिश करें या उनका हाथ बटाने की कोशिश करें। किसी तरह से उनको खुद के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश तो करें, पर इस तरह से कि पेशेंट को ही सारी जिम्मेदारियां ना लेनी पड़ जाएं। इसी के साथ अगर एक डेली रूटीन पेशेंट की बनी रहेगी और उसको बनाए रखने के लिए पेशेंट को मोटिवेट किया जाएगा कि रेगुलर टाइम पर खाना हो जाए, सोना जागना हो, मील्स ली जाएं, वॉक करा जाए, या कोई भी दूसरी एक्टिविटीज़ या दवाइयाँ ली जाएं, ये सब चीज़ें रूटीन के तरह से करने में पेशेंट को भी मदद मिलेगी और फैमिली मेम्बर्स का भी स्ट्रेस कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि ओपन कम्युनिकेशन रखें। ईमानदारी के साथ और खुले मन से कम्युनिकेट करें पेशेंट के साथ, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को रिकवर करने में ना ही केवल हेल्दी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, बाकी लोगों को भी उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए कम्युनिकेट करते रहना ज़रूरी है। और इसी के साथ फैमिली मेम्बर्स को आपस में भी कम्युनिकेट करना ज़रूरी है बाइपोलर के बारे में। अपने जो भी कंसर्न्स हैं या पेशेंट के जो भी कंसर्न्स हैं, इनको आपस में प्यार से, तमीज़ से शेयर करें। अपने पेशेंट से पूछें, ईमानदारी से पूछें कि वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और एक प्रयास लें ताकि आप उन्हें सुन सकें, उन्हें समझ सकें। बावजूद इसके कि कई बार आप उनसे डिसएग्री करेंगे, उनकी बात से पूरी तरह से राज़ी नहीं हो पाएंगे, या वो क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उससे पूरी तरह से रिलेट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, पर फिर भी उनको सुनने की कोशिश ज़रूर करें, उनको समझने की कोशिश करें।
आप कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए, उनको किसी तरह से कम्युनिकेट करें कि आप इस बीमारी से लड़ने में अकेले नहीं हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, या मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम भी डील कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ कि ये बीमारी तुम्हारे किस तरह से थॉट्स और फीलिंग्स को चेंज कर देती है, और तुम्हारे ये जो अजीब अजीब बिहेवियर हो जाते हैं, कई बार डिस्टर्बिंग बिहेवियर हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं। मैं समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ कि ये बीमारी किस तरह से परेशान करती है तुम्हें। तुम यकीन नहीं करोगे, पर जिस तरह की फीलिंग्स और थॉट्स तुम्हारे मन में अभी आते हैं, ये सब धीरे धीरे बदले जा सकते हैं, और आज नहीं तो कल तुम अपने प्रयास से और हम भी अपने प्रयास से इन्हें बदल ही देंगे। किसी ना किसी हद तक तो हम इन्हें चेंज करेंगे ही। मैं ये नहीं समझ पाती या मुझे ये समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली तुम कैसे फील करते हो या क्या सोचते हो, पर मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुम्हारी चिंता है, और मैं किसी भी तरह से तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट को प्रोत्साहन देने के लिए और उसे इलाज के लिए मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ ऐसा आप कह सकते हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर एक रियल इलनेस है, जैसे कि डायबिटीज़ होती है, इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो उम्मीद रखो और ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ो। पेशेंट कई बार अपने डिप्रेशन या अपने सिम्टम्स के लिए, मेनिया के लिए खुद को बहुत जिम्मेदार ठहरा सकता है और ऐसे में बहुत गिल्ट से भर सकता है। तो कुछ ऐसा कहें कि तुम्हें खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से। तुमने इसे कॉज नहीं किया, तुम इसके कारण नहीं हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि ये तुम्हें हुआ है। तुम अच्छा फील कर सकते हो, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हें बेहतर मेंटल स्टेट में ले जा सकते हैं। जब बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता तो ये बहुत बुरा हो जाता है, बहुत वर्स हो सकता है, इसलिए इसे मैनेज करना दवाओं से और थेरेपी से ज़रूरी है। अगर कभी आपके लिए पेशेंट के रिलैप्स को रोक पाना संभव ना हो पा रहा हो, तो भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं या ऐसी मन में रख सकते हैं बातें जिससे कि आप कोप कर पाएँ उस टाइम पर जब उनको डिप्रेसिव या मेनिक एपिसोड हो। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स को बहुत पर्सनली ना लें, व्यक्तिगत तौर पे बहुत परेशान ना हो। बाइपोलर एपिसोड के बीच में एक व्यक्ति जो है वो बहुत कुछ ऐसा कहेगा और करेगा जिससे कि बहुत हर्ट हो सकते हैं, आप बहुत ही बेइज्जत सा महसूस कर सकते हैं, शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं। जब मेनिया होता है तो आपका जो पेशेंट है वो बहुत ही बेचैन, बहुत ही रेस्टलेस हो सकता है, क्रूअल हो सकता है, मारपीट कर सकता है, क्रिटिकल हो सकता है, धिक्कार सकता है, गालियां दे सकता है। और जब पेशेंट डिप्रेस्ड हो जाता है तो वो आपको रिजेक्ट करेगा, अपनी लाइफ से आपको निकाल देगा, ऐसा लगेगा आपको अकेला कर देगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्से में भी आ सकता है, मूडी हो सकता है, भेदभाव कर सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये सारे बर्तावों को आप बहुत पर्सनली ना लें, बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो, क्योंकि आपको उस समय याद रखना है कि ये तो सब सिम्टम्स हैं आपके पेशेंट की मेंटल इलनेस के, बाइपोलर डिसऑर्डर के, और ये कोई स्वार्थी नहीं है या कोई इमैच्योर नहीं है या कोई जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे या उनका मन आपके प्रति बदल नहीं गया है जिसकी वजह से वे ये सब कर रहे हैं। तो ये बीमारी करा रही है उनको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स के लिए प्रिपेयर्ड रहें, आक्रामक बर्ताव के लिए तैयार रहें। जब भी उनको मैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड होगा तो चांसेस हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट जो है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव वे में बिहेव कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं या बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो ऐसे बिहेवियर्स को कैसे हैंडल किया जाए, इसका पहले से ही आपके पास प्लान हो या तरीका होना चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगा। जब पेशेंट ठीक ठाक कंडीशन में हो, मेडिसिन की मदद से स्टेबल कंडीशन में हो, तब उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट सा बनाएं, मतलब कोई कागजों पर नहीं, बस उनसे बात करके एक कंसेंट लें उनका, ताकि एडवांस में ही आप उनका अप्रूवल ले लें कि जब भी उनके सिम्टम्स बढ़ेंगे तो खुद को और पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई भी ऐसा स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि कई बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ सकता है, कभी कभार उनके शायद हाथ पैर भी बांधने पड़ सकते हैं घर में। तो ऐसे में पेशेंट के साथ पहले ही एक एडवांस में एग्रीमेंट कर लें, ताकि जब पेशेंट को एपिसोड हो उस टाइम तो भले ही वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, पर ट्रीटमेंट के बाद, दवाएं लेने के बाद जब वो बेटर कंडीशन में आएंगे तो उनको याद आएगा, उनको समझ में आएगा कि जो भी उनके साथ किया गया वो अचानक से या ज़बरदस्ती नहीं किया गया और उनकी इच्छा के बगैर नहीं किया गया, इसका कंसेंट उन्होंने बहुत पहले ऑलरेडी दे दिया था। आप एग्री कर लें उनके साथ कि किस टाइप के स्टेप्स आप लेंगे,
जैसे कि इसमें ऐसी भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं कि उनके जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हैं वो आप ले लेंगे, कार की या जो भी दूसरी चाबियाँ वगैरह हैं, पेपर वगैरह हैं वो ले लेंगे, घर के जो भी फाइनेंसेस हैं, बैंक अकाउंट के जो भी पूरे अधिकार हैं वो उनसे छीन लिए जाएंगे। इस तरह की चीज़ों के लिए भी उनके साथ एग्रीमेंट पहले से ही बना लें, क्योंकि मेनिया के एपिसोड में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, तो इसलिए पहले से ही बचाव का तरीका सोच के रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्राइसिस की सिचुएशन में क्या क्या किया जाना है इसके बारे में जानकारी रखें और पहले से ही तैयारी रखें। जैसे ही कोई क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो इमीडिएट बेसिस पर क्या करना है, कैसे करना है, इसकी तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। एक प्लान बना होना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, थेरेपिस्ट या किसके पास जाना है, कहाँ एडमिट करना है, किन लोगों को बुलाना है, कौन से पड़ोसी या फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के और दूसरे एक्सटेंडेड फैमिली के रिश्तेदारों की हेल्प लेनी है, कौन से फ़ोन नंबर होंगे, कहाँ जाना है, सब तरह की जानकारी आपके पास पहले से ही होनी चाहिए ताकि आप तैयार रहें और इमिजिएटली पेशेंट को क्राइसिस सिचुएशन में वहाँ ले जा पाएँ। मेनिक पेशेंट की हेल्प कैसे की जाए, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, इस पर मैं कुछ पॉइंट्स आपसे अब शेयर करूंगा कि जब पेशेंट को मेनिया का एपिसोड आ रहा हो तब क्या किया जाए, कैसे पेशेंट को सपोर्ट दिया जाए। पहला पॉइंट कि जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मेनिया के पेशेंट को अक्सर बड़ा आइसोलेटेड फील हो सकता है, वो दूसरों से अलग थलग कटा हुआ महसूस कर सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि अक्सर मेनिया के एपिसोड में पेशेंट इतना कुछ बोलता रहता है, करता रहता है, जो कि कुछ समझ नहीं आता, कुछ सेंस नहीं बनती, तो अक्सर लोग उनसे बात करना, उनके साथ इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं। पर ऐसे में कभी कभी ज़रूरी हो सकता है कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। इससे पेशेंट को थोड़ा सेफ फील होगा, थोड़ा रिलेटेडनेस फील होगी, बिलोंगिंगनेस फील होगी, और कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस भी कंट्रोल में रहेगा और बहुत ज़्यादा उनका जो सस्पिशियसनेस, डाउट, पैरानॉइड थॉट्स जो है वो बढ़ेंगी नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका मूड भी कंट्रोल में रहेगा। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा उनके साथ बहस नहीं करनी, बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्कशंस, चर्चाएं नहीं करनी, या उनके डिसीजंस, एक्शंस में बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना। बस उनसे बात करनी है, सुनना है और उनको अटेंड करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनके सवालों का जवाब ईमानदारी से दें। जैसा कि बताया कि बहुत ज़्यादा बहस ना करें, डिबेट ना करने बैठ जाएं, सही गलत की पूरी बहस ना चलती रहे, उनको गलत सिद्ध करने में, उनके बिहेवियर, उनकी थॉट्स को गलत कहने में ना लग जाएं, खासकर कि तब जब पेशेंट को मेनिक एपिसोड है। इसलिए बहुत इंटेंस कन्वर्सेशंस को अवॉइड किया जाए, और जो भी सवाल हैं उनके, जो भी उनके मन में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी विचार आते हैं, उसका ईमानदारी से और हल्के से जवाब दें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अपने को डिफेंसिव बना लें या उनकी बातों को बिल्कुल नकारना शुरू कर दें, तो इससे बचना ज़रूरी है। और ईमानदारी वाली कन्वर्सेशंस ही रखें। सिंपल आसान आंसर्स आप या तो तैयार रख लें या फिर उस टाइम पर सिंपल आंसर्स ही दें। नेक्स्ट पॉइंट कि कोई भी उनके कमेंट्स को बहुत पर्सनली ना लें। जैसा कि पहले बताया था कि मेनिक एपिसोड के टाइम पर वो बहुत कुछ ऐसा कह कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, जो कि लगेगा कि बहुत ही कैरेक्टरलेस टाइप की बातें हैं, कैरेक्टरलेस टाइप के उनके एक्शंस हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें वो दूसरों के बारे में बोलेंगे, दूसरों के कैरेक्टर पर क्वेश्चन करेंगे। ऐसे टाइम पर बहस से बचें और बहुत ज़्यादा पर्सनली ना लें, नहीं तो आपका भी गुस्सा निकलेगा और आपके और उनके बीच मारपीट हो सकती है और ऐसे में नुकसान होगा दोनों को। उनके लिए बहुत आसानी से खाए जाने वाली मील्स तैयार करें और ड्रिंक्स तैयार करके रखें, क्योंकि मेनिया का पेशेंट क्योंकि बहुत पेशेंस के साथ बैठकर टिककर नहीं खा पाता, तो ऐसे में उनको कुछ ऐसी मील्स देते रहना ज़रूरी होता है जो कि एकदम से खाकर निपटाई जा सके। जैसे कि सैंडविच हो गए, बर्गर्स हो गए, कुछ फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें जो बहुत जल्दी कंज्यूम की जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा कहीं इन्वॉल्व ना करें, मतलब उनके एक्टिविटी लेवल्स को कम रखें। स्टिमुलेशन ना दें उन्हें किसी तरीके का, मतलब बहुत उकसाएं ना, उत्तेजित ना करें, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए उनके आसपास बहुत ज़्यादा बहस का, बहुत ज़्यादा शोर शराबे का माहौल ना रखें, क्वाइट रखें, शांत रखें माहौल। इनफैक्ट अक्सर मेनिया के पेशेंट किसी भी सेलिब्रेशन वाले माहौल में डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो ऐसा कोई मौका अगर बने जहां पर उनको शादी पे जाना हो या कोई पार्टी या किसी फंक्शन में इन्वॉल्व होना हो, तो कोशिश करें कि मेनिया का पेशेंट उस माहौल का हिस्सा ना बने, उनको उस माहौल में ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि वो ट्रिगर हो जाएंगे और बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव कर सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप कि उनको मदद दें या उनको अलाउ करें
कि जब भी वो सोना चाहें, जब भी पॉसिबल हो सके तो वो सो जाएं। हाई एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है मैनिक एपिसोड में कि सोना तो करीब करीब इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो अक्सर वो क्या करते हुए देखे जाएंगे कि छोटी छोटी नैप्स ले लेंगे और पूरे पूरे दिन में वो कई बार छोटे छोटे देर के लिए सोएंगे, सोना पसंद करेंगे ऐसे में वो। तो ऐसे में जब कोई पर्सन मैनिक हो तो कुछ कुछ घंटों की बीच बीच में अगर वो नींद लेते हैं तो इसके लिए उन्हें अलाउ करें। इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा लेक्चर ना दें, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करें। जैसे जो ठीक लगता है, जब भी उनको नींद आती है, जब भी उनको किसी भी तरह से डिजी महसूस होता है, नींद आती है, तो उन्हें सोने दें। और क्योंकि ये उनका सोने का ज़रूरी टाइम होगा तो ऐसे में आसपास दूसरी एक्टिविटीज़ को बंद कर दें, बहुत ज़्यादा शोर शराबा घर में ना रखें, थोड़ा साइलेंस मेंटेन करें। क्योंकि मुश्किल से 2-3 घंटे सोएंगे, उसमें अगर उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई तो ऐसे में मेनिया का एपिसोड भी वर्स हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फैमिली मेंबर्स के लिए जो कि उन्हें फॉलो करनी ज़रूरी है, क्योंकि उनका खुद का केयर होना, खुद का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पेशेंट का ध्यान रखना। क्योंकि ये बहुत आम होता है कि फैमिली मेंबर्स अपनी खुद की ज़रूरतों को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को ही सपोर्ट देने में सारा दिन, सारी एनर्जी उनकी निकल जाती है। पर अगर वे खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो बर्नआउट होगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खुद को भी स्ट्रेस आएगा, या तो गुस्से में निकल सकता है या डिप्रेशन में निकल सकता है बर्नआउट का सिम्टम। तो ऐसे में ना आप खुद की मदद कर पाएंगे, ना अपने पेशेंट की मदद कर पाएंगे। पर अगर आप अपनी इमोशंस, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बेटर तरीके से कोप कर सकते हैं उन सभी स्ट्रेसेस से जो कि एक बाइपोलर डिसऑर्डर की देखभाल करने की वजह से आते हैं। और ऐसे में आपके पास एनर्जी होगी, मोटिवेशन होगी, ताकत होगी, स्ट्रेंथ होगी, जिससे कि आप अपने उस पेशेंट की मदद कर पाएंगे और उन्हें सपोर्ट दे पाएंगे। तो ऐसे में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं? पहला पॉइंट कि अपनी खुद की लाइफ पर भी फोकस बना के रखें। कई सारे ऐसी एडजस्टमेंट्स बनानी पड़ सकती हैं आपको जो कि पेशेंट की वजह से आपको बनानी पड़ रही हैं, जिससे कि आपकी डेली रूटीन, आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो सकती है। पर ध्यान रखें कि कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स और प्रायोरिटीज़ को बिल्कुल सेक्रीफाइस ना कर दें, उन पर ध्यान देना बंद ना कर दें। अपनी दोस्ती यारी, अपने कुछ दुनियादारी के प्लान्स, अपने काम धंधे को लेकर, जॉब को लेकर, या अपने घर के जो भी हाउस होल्ड चोर्स हैं, काम हैं, उनको लेकर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ ना दें। जिन भी चीज़ों से आपको एन्जॉयमेंट मिलती है, मज़ा आता है करने में, उनको ना त्याग दें। फोकस अपना अपनी गोल्स, प्रायोरिटीज़ पर बनाकर रखें, जिनसे कि आपको एन्जॉयमेंट भी मिलती है, इंगेजमेंट भी मिलती है, अपने लाइफ में इंगेज भी हो पाते हैं, हॉबीज़ और इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की सपोर्ट लेने के लिए आगे बढ़ें। एक पर्सन जिसको कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, उससे डील करने में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पेन महसूस होता है। इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपको भी इमोशनल सपोर्ट मिलता रहे जो कि आपको कोप करने में हेल्प करेगा। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति से बात ज़रूर कर लें जिस पर आप भरोसा करते हैं। घर के आपस के लोग बात करते रहें कि क्या चीज़ों से वो गुजर रहे हैं, किस तरीके का मेंटल स्ट्रेस उनका है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। एक दूसरे से बात करके रखें। और अगर घर में कोई व्यक्ति ना हो जिससे बात कर पाएँ तो अपने कोई दोस्त, अपने कुछ और दूसरे कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। और कोई भी अगर ना मिले तो थेरेपिस्ट से बात करने के लिए थेरेपी लें या कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लें। कुछ ऐसे लोगों से मिलें जिनसे कि आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, अपना दुख शेयर कर सकते हैं और कुछ बेहतर दिशा या कुछ सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बाउंड्रीज बना के रखें। रियलिस्टिक रहें कि जितना भी केयर या जितनी भी हेल्प आप अपने पेशेंट को देते हैं वो इस हद तक आपको परेशान ना कर दे कि जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड, मतलब बहुत ज़्यादा भारी महसूस करने लगें, बदले की भावना आप में आ जाए, गुस्से और नफरत से भर जाए पेशेंट के लिए। क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम और इतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी पेशेंट की हेल्प करने में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको अपने बारे में सोचना है और कब आपको पेशेंट के बारे में सोचना है। कौन सी चीज़ें पेशेंट की दूर की जा सकती हैं, कौन सी पेशेंट की इश्यूज दूर नहीं किए जा सकते। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा इमोशन से भर जाएंगे। इसलिए अपनी लिमिट्स रखें, अपनी बाउंड्रीज बना के रखें कि आप किन चीज़ों में उनकी मदद कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए आपके ताकत है, किन चीज़ों के लिए आप विलिंग हैं या आपके बस में हैं।
और जब ये चीज आप समझते हैं, जानते हैं, तो उस पर अड़े रहें। मतलब ऐसा ना हो कि 2 दिन आप सोचें कि ठीक है मैं इसके साथ ऐसी ऐसी बातें नहीं करूंगी या करूंगा, इस तरीके से इसको नहीं टोकूंगा या टोकूंगी, और 2 दिन बाद आप फिर वैसे हो जाते हैं। तो नहीं, पक्के रहें। जो भी आप डिसाइड करते हैं, जो भी आपके और पेशेंट के बेनिफिट में होगा, उसको फॉलो करते रहें। इससे आप अपनी बाउंड्रीज रखेंगे, मतलब अपनी लिमिट में रहेंगे। क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट की लाइफ को तो बहुत डिस्टर्ब करता ही है। कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली मेंबर्स की लाइफ को भी वो पूरी तरह से टेक ओवर कर ले, और ऐसे में फैमिली मेंबर्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये सही नहीं होगा। और पेशेंट की लाइफ में अगर अकेले व्यक्ति आप हैं जो कि उनके सपोर्ट में रहते हैं, तो ऐसे में अगर आपकी भी मेंटल फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो पेशेंट की भी आप मदद नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपना तनाव, स्ट्रेस मैनेज करें। बहुत ज़्यादा तनाव होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, शरीर दिमाग थक जाएगा। तो इसलिए तरीके ढूंढते रहें जिससे कि स्ट्रेस कम हो जाए आपका। खाना पीना सही रखें, नींद अच्छी लें, नींद रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। फिजिकली इमोशनली फिट रहने के लिए योगा एक्सरसाइज करते रहें। रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज़ करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि आप बेटर फील कर पाएंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके साथ मैं वीडियो को भी कंक्लूड करूंगा, कि मदद के लिए सही लोगों को अप्रोच ज़रूर करें। कोई भी ऐसा दोस्त, मित्र, फैमिली मेंबर जो कि अवेलेबल हो आपके आसपास, जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं डिफ़िकल्ट टाइम्स में सपोर्ट लेने के लिए, या रोज़मर्रा की लाइफ में भी सपोर्ट लेने के लिए, उनके कांटेक्ट में रहें, उनसे बात करें और उनको अप्रोच करें। अपने को सोशली आइसोलेट ना कर लें, शर्मिंदगी से, एम्बैरेसमेंट से ना भर जाएं। ये ना सोचें कि ये तो सब आप ही को डील करना है, आप ही हैं अपने पेशेंट के करता धरता, तो दूसरों का कोई रोल नहीं है या दूसरे कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, दूसरों का सपोर्ट लिया जा सकता है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे आपको जो कि आपको सपोर्ट दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। हालांकि आप ही को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी है पेशेंट की, इस बात से मना नहीं किया जा सकता, पर दूसरे लोगों से सपोर्ट लेने से आपका बोझ, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, और साथ ही आप पूरी ताकत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ पेशेंट का भला कर पाएंगे। आफ्टर ऑल सोशली कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, जिससे कि आप सही सोशल सपोर्ट ले पाएँ। पेशेंट ने आपके किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड के साथ किस तरह से बर्ताव किया, कैसे उनके साथ बदतमीज़ी से या बेशर्मी से एक्ट किया, उनको गाली दी, उनको धिक्कारा, उनके कैरेक्टर पर क्वेश्चन किया, इन सब चीज़ों के बावजूद आप अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने रिलेटिव्स के कांटेक्ट में रहें और उन्हें समझाएं, बताएं पूरी तरह से, उनको भी अपने लेवल पर अवेयर करें कि इनकी प्रॉब्लम की वजह से ये कैसे कैसे बिहेव करते हैं और किस किस तरह की समस्याएं आपको भी झेलनी पड़ती हैं। तो वो भी, दूसरे लोग जो है वो भी तैयार रहें, और ऐसे में इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, समझते हुए और बहुत पर्सनली ना लेते हुए आपके साथ सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहें। जितना भी ये किया जा सकता है आप इसके लिए ज़रूर आगे बढ़ें और हौसला बांधे रखें। ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस तरह की और जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर देता रहूँगा। धन्यवाद।